हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है, तो ये उल्लेखित किया गया है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का। किस में उल्लेखित किया गया? भाग 4 में 36 से 51 तक। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। और दूसरा हमारा क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक प्रकृति है नीति निर्देशक तत्वों की। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करता है। क्या हुआ? पहले नहाते तब डालते। कि नीति निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं। ये किसने कहा था? ये बताया था डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा? ये कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा। भाग 4 के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 36 में दी गई है राज्य की परिभाषा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? ये अनुच्छेद 37 में मिलता है। और इसमें 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे देखिए क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी। कौन कौन से हैं? 3 हैं। समाजवादी है पहला, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है उदार भौतिकतावादी। संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत है? भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों की मूल मंत्र या मर्म कहा जाता है? अनुच्छेद 38 को कहा जाता है नीति निर्देशक तत्वों का मर्म या मूल मंत्र। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 38 में किया गया है। और यही क्या है? मूल मंत्र है और मर्म कहा जाता है नीति निर्देशक तत्वों का। आगे देखते हैं हम। राज्य लोक हाँ, ये था नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतः कौन सी बातें उल्लेखनीय हैं? कौन कौन से? कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन इनको न्यायालय इसलिए कहा जाता है कि जो इनकी प्रवृत्ति क्या है, राज्य के लिए सकारात्मक होती है, और वो जो मौलिक अधिकार होती है उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? नकारात्मक होती है। सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में है? 39 का में है। क्या है? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। भाग 4 का के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये देखिए, अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद का अनुसरण में पारित किया गया? अनुच्छेद 39 का घ। देखिए 39 कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 39 ए में। आगे देखते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 39 चा किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है? बालकों के कल्याण के लिए। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 41 में मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? अनुच्छेद 42 के तहत। मातृत्व सुरक्षा एवं सहायता उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42। जो आपके प्रसूति सहायता वाला है वो यही है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत मूल अधिकार नहीं नीति निर्देशक तत्व है? अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बताया गया किसमें? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में बताया गया कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन है ये मूल अधिकार न होकर ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। अब देखिए मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया? ये किया गया अनुच्छेद 43 के अंतर्गत किया गया। कुटीर उद्योगों के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? ये अनुच्छेद 43 ही कहता है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43 का में के अंतर्गत। आगे देखते हैं। सहकारी समितियों के उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 43 खा में। सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई? ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में। न्यायालय ने केंद्र सरकार को अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था। सरल मुदगल बनाम भारत संघ 1995 के मामले में ये कहा गया था कि अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था। मतलब ये अनुच्छेद 44 क्या होता है? समान कॉमन सिविल कोड होता है ना। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 44वें अनुच्छेद में। वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। इसके लिए कई राज्य और प्रस्ताव भी पारित कर रहे हैं, जैसे कि अभी उत्तराखंड में ऐसा कुछ है प्रावधान। बातें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का, ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 में किया गया है। पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 47 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा? यह है अनुच्छेद 43। एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 48 में की गई है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 48 का में मिलता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 49 में किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस उल्लेख में मिलता है? अनुच्छेद 50 में मिलता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान है। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है।
इम्पोर्टेंट फैक्ट। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, और संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता के निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ये राज्य के बारे में अनुच्छेद 51 में। की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसको बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये केटी शाह ने कहा था। किसके द्वारा कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य पदाधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? BN राव के द्वारा कहा गया। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 46 में क्या है? राज्य समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। फिर पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? KC वीयर ने कहा। आगे देखते हैं हम। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी बहुत से परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी PCS और यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस और RO और यूपी SSS से जितनी संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। चलिए देखते हैं। किसने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए संविधान की आवश्यकता के लिए विधान की आवश्यकता होती है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में संविधान शांत है। पौध शिक्षा के बारे में संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया? BR अम्बेडकर ने दिया। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया? पन्नीकर ने दिया। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया है? सरकार के लिए किया गया है। किस संविधान के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। किस संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 31 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। अब नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर क्या है, इसे देख लेते हैं। देखिए, मूल अधिकार व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श निहित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श निहित हैं। मूल अधिकारों का स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। आपातकाल के समय मूल अधिकार लंबित किए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं लगाया जा सकता है। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है और इसके कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। देखिए, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन का परिणाम है? ये गोपालन बनाम मद्रास राज्य में ऐसा कहा गया था। किस वाद में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? मिनर्वा मिल्स भारत संघवाद में। किस संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित किया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में।
नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए जैसा प्रस्ताव है। किसने कहा? ये कहा संविधान सभा के सदस्य निसारुद्दीन ने। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन और तथा आदर्श की झलक कहाँ मिलती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य किसका है? ये कर्तव्य है राज्य का। न्यायालय को किस वाद में केंद्र और राज्य को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त करके उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए? ये MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986। किसने कहा कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल के चतुर्थ भाग के उपबंध का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा? ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा। किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा? जे ऑस्टिन ने कहा नीति निर्देशक तत्वों को इन्होंने कहा संविधान की आत्मा। अब आते हैं संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को शामिल अनुच्छेद। कौन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अब देखिए अनुच्छेद 39 का उपखंड 4 बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा। 39 का में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। 48 का में पर्यावरण, वन और वन्यजीवों से रक्षा। और 44वें संविधान संशोधन, अभी 42वां था, अभी 44वां है। और 1978 में क्या आया? 48 का 2 अनुच्छेद 48 का 2 राज्य की आय असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा की असमानताओं को समाप्त करेगा। फिर 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में आता है। अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन होता है। और 42वें जो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा, इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों का गठन और संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन। राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया? 1 अप्रैल 2001 से। में देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 37 ये क्या कहता है? इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 39 कह रहा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अनुच्छेद 39 का क्या कह रहा है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार हो। अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है? काम की न्याय संगत और मनोच्छाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद हो। अनुच्छेद 43 कह रहा है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का क्या कह रहा है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा कह रहा है सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 कहता है एक समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कह रहा है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का क्या कह रहा है? 48 कृषि और पशुपालन बता रहा है। 48 का बता रहा है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्यजीव की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण, वन संवर्धन और वन और वन्यजीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का 48 बताता है कृषि और पशुपालन के बारे में। 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो। और 51 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
दोस्तों ये आपका नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।